एसिड बेस टाइट्रेशन में हम किस तरीके के कर्व्स मिलेंगे, और ये भी देखा था कि हम कौन सा इंडिकेटर चूज करेंगे। इंडिकेटर का पर्पस ये होता है कि इंडिकेटर हमें इक्विवेलेंस पॉइंट का आइडिया देता है, कब टाइट्रेट खत्म हो गया, कब टाइट्रेट कंज्यूम हो गया, इसका आइडिया देने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। चलिए आज हम कुछ एडवांस के टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस दोनों का ही सॉल्ट हो, एसिड भी वीक हो, बेस भी वीक हो। जैसे अगर हम NH4CN की बात करें, NH4CN में बताओ ये जो सॉल्ट है ये कौन से एसिड का सॉल्ट है? एसिड इज HCN और बेस कौन है? NH4OH। दोनों के दोनों वीक है। अमोनियम एसिटेट ये भी कैसा सॉल्ट है? वीक एसिड और वीक बेस। अब बताओ कि इनके केस में कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक, एनायनिक या बोथ? बोथ हाइड्रोलिसिस होगी। हाँ, तो यहां देखोगे कि कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायन भी हाइड्रोलाइज करेगा और एनायन भी यहां पर हाइड्रोलाइज करेगा। अगर दोनों हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब H+ भी प्रोड्यूस होगा, OH- भी प्रोड्यूस होगा। अब सॉल्यूशन एसिडिक होगा या सॉल्यूशन बेसिक होगा ये कैसे बता पाएंगे? सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा कैसे बताओगे? हम K और Kb से बताएंगे। अब मान लो हम एक सॉल्ट इमेजिन करते हैं, एक सॉल्ट है AB, ये सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है HA एसिड से। HA एसिड का K जो है, K ऑफ HA इज Ka और Kb ऑफ BOH मेंशन है, Kb ऑफ BOH इज Kb। ठीक है, एक सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, सॉल्ट को कह रहे हैं AB और जो एसिड है उसका K है HA एसिड का Ka है और इसका Kb है। ठीक है, अब ये दोनों वीक से आए हुए हैं, ये वीक एसिड से आ रहा है, एनायन वीक एसिड से आ रहा है और कैटायन वीक बेस से आ रहा है। अब दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे। अच्छा, अब जरा Kb ऑफ A- बताओ। Kb ऑफ A- इज Kw अपॉन Ka और Ka ऑफ B+ कह सकते हैं कि ये Kw अपॉन Kb के बराबर है। हाँ है ना, सही बात है। अब देखो अब यहां पर ये सॉल्ट को जब वाटर में ऐड करोगे तो सॉल्ट को वाटर में ऐड करते ही A- बेस का काम करेगा और B+ किसका काम किया? एसिड का काम करेगा। तो ये बेस का काम करेगा और ये एसिड का काम करेगा। अब अगर ये Kb A- का Kb ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इसके, यानी एसिड स्ट्रॉन्गर है, बेस वीकर है, यानी इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, और अगर इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर इसकी वजह से ज्यादा होती है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। सॉरी, अगर इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होती है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा और इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होती है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, इसको चेक करके हम एक बार pH पे कमेंट कर सकते हैं। पर हाइड्रोलिसिस के बारे में क्या बोल सकते हो? तो हाइड्रोलिसिस यहां दोनों की ही होगी, कैटायनिक भी होगी और एनायनिक भी होगी। अब देखो जरा, हम हाइड्रोलिसिस को, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस को ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी एनायनिक हाइड्रोलिसिस को कि A-aqueous ये हाइड्रोलाइज करके A-aqueous वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके AH प्लस OH- बनाता है, या HA aqueous प्लस OH- बनाता है। अब बताओ इसका KH क्या कहोगे? इसको हम KH1 कहें तो KH को क्या कहोगे? क्या ये Kb ऑफ A- के बराबर है? A- प्लस वाटर से AH प्लस OH- बन रहा है, तो ये तो डिग्री, ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आता है ये तो Kb के बराबर होता है, और Kb को क्या लिखते हैं हम? Kw अपॉन Ka।
तो ये KW अपॉन KA के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम B प्लस की हाइड्रोलिसिस करें तो B प्लस वाटर, B प्लस की वजह से जब हाइड्रोलिसिस होगी तो B प्लस वाटर ये दोनों रिएक्ट करके BOH प्लस H प्लस बनाएंगे। इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को कह रहे हैं कि ये KH2 है। अब इसको क्या कहोगे, तो ये KW अपॉन KB के बराबर है। अच्छा, और जो H प्लस प्रोड्यूस हुआ, H प्लस एक्वस जो प्रोड्यूस हुआ वो OH माइनस के साथ कंबाइन करके वाटर भी तो बनाएगा। H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहोगे, 1/KW, है ना, बोल सकते हैं। वाटर डिसोसिएट करता है तो वो होता है KW, तो ये डिसोसिएशन का उल्टा है, तो ये 1/KW। अब ध्यान से देखो, कैटायन की हाइड्रोलिसिस हुई, तो सॉरी एनायन की हाइड्रोलिसिस हुई तो OH माइनस बना, कैटायन की हाइड्रोलिसिस हुई तो H प्लस बना, और H प्लस और OH माइनस ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। अब देखो, तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, तीनों इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, ये फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं इसको सेकंड इक्वेशन कह दें, और इसको थर्ड इक्वेशन कह दें। अगर तीनों को ऐड कर दें तो देखो जरा क्या मिल गया अपने को, B प्लस एक्वस A प्लस एक्वस और B प्लस A प्लस तो बचेगा ही बचेगा, B प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस तो बचेगा ही। इसका H प्लस, यहाँ का H प्लस यहाँ का H प्लस कैंसिल, OH माइनस कैंसिल, तो यहाँ एक वाटर बच जाएगा और इधर बच जाएगा HA प्लस OH। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहोगे, तो ये KH1 KH2 अपॉन KW के बराबर है ना। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होती है, मान लिया ये पहली एनायनिक हाइड्रोलिसिस मान लेते हैं ये ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब एक बात समझना, एनायनिक हाइड्रोलिसिस ज़्यादा हो रही है तो OH माइनस ज़्यादा मात्रा में बनेगा, OH माइनस ज़्यादा मात्रा में बनेगा और H प्लस कम मात्रा में बनेगा। अब OH माइनस जो बना वो H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड जाएगा तो ये रिएक्शन भी कहाँ जाएगी, ये H प्लस OH माइनस जो बना वो H प्लस के साथ कंबाइन करके वाटर बनाने लगेगा। तो अगर वो वाटर बनाएगा तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, है ना। तो दोनों इक्विलिब्रियम्स में अगर किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को फॉरवर्ड पुश करेंगे। एक बार फिर से समझो, मान लिया कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होती है तो OH माइनस ज़्यादा बना और H प्लस जो बना वो कम बना, और जो OH माइनस बना वो H प्लस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो इस इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, फॉरवर्ड ले जाएगा या बैकवर्ड ले जाएगा। अरे H प्लस को कंज्यूम करेगा तो इस इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, H प्लस को कंज्यूम किया तो इसको फॉरवर्ड ले जाएगा ना। अगर प्रोडक्ट रिमूव होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड जाती है, तो इसको भी क्या करेगा, फॉरवर्ड ले जाएगा। तो अच्छा, अगर ये वाली हाइड्रोलिसिस मान लो ज़्यादा होती है तो H प्लस ज़्यादा बनेगा, H प्लस ज़्यादा बनेगा तो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, और OH माइनस के साथ रिएक्ट करके अगर वो वाटर बनाएगा तो ये इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, फॉरवर्ड ले जाएगा। तो दोनों में देखो, अगर किसी की हाइड्रोलिसिस थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम होती है, अगर हाइड्रोलिसिस ज़्यादा या कम होती है तो भी ऐसा रहेगा कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कम या ज़्यादा होने के बावजूद अगर किसी की हाइड्रोलिसिस कम है तो दूसरी रिएक्शन उसको और हाइड्रोलाइज करेगी, उसके इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाएगी। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लगभग बराबर है। हम एक एग्जाम्पशन मानने वाले हैं कि दोनों का ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, लगभग बराबर है। अब देखो, इनिशियली अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन C है
इनिशियली अगर मान लिया हमने ए बी लिया और ए बी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मान लिया कि ए बी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो अगर ए बी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सी है तो ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कहोगे? ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोलोगे? अरे ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोलोगे? सी बोलोगे। और बी प्लस की भी कितनी कहोगे? सी कहोगे। अब अगर ये सी है और ये भी सी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने सेम मान लिया, तो ये बच गया कितना? सी माइनस सी एच। ये बच गया कितना? सी माइनस सी एच। हाइड्रोलाइज कितना हो गया? तो सी एच हाइड्रोलाइज हो गया। ये भी कितना हाइड्रोलाइज हो गया? सी एच। ये कितना बन जाएगा? सी एच। ये भी कितना बनेगा? सी एच। हमने मान लिया कि दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लगभग बराबर है, तो H जो है वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है और अपना एजम्पशन क्या है कि दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर है। अब देखो इस रिएक्शन का जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। इस रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो K इक्वल्स टू, देखो जरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA को क्या कहोगे? CH। इसको क्या कहोगे? CH। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? CH का स्क्वायर और नीचे में C माइनस CH का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी कि CH अपॉन C माइनस CH का होल स्क्वायर। ऐसे जरा देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है इसका, तो KH1 KH2 अपॉन KW। KH1 KH2 अपॉन KW। यहाँ CC कैंसिल कर सकते हैं क्या? ऊपर नीचे CC कैंसिल कर दें तो ये क्या हो गया? H अपॉन 1 माइनस H का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट KH1 KH2 अपॉन KW। अब देखो जरा KH1 को क्या पुट कर सकते हो? KH1 इज कितना? KW अपॉन K और KH2 इज KW अपॉन KB। तो ये KW अपॉन K और ये KW अपॉन KB। KW अपॉन K और KW अपॉन KB, तो ये KW अपॉन KB हो गया। आ रही बात समझ में? KW अपॉन KW अपॉन KB और नीचे का एक KW ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, H अपॉन 1 माइनस H की वैल्यू आ गई कि ये रूट KW अपॉन KA इंटू KB के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने H अपॉन 1 माइनस H निकाला है, तो इस H अपॉन 1 माइनस H को सॉल्व करके हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकल गई और हमें pH निकालना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाने के बाद हमें pH निकालना है। अब देखो pH कैसे निकालोगे, तो pH निकालने के लिए आप एक बार फिर से कंसिडर करिए, हमें pH निकालना है। कैसे निकालोगे pH? तो किसी इक्वेशन को ले लो, B प्लस H2O से BOH NH प्लस बन रहा है, तो B प्लस H2O से BH BOH एंड H प्लस बन रहा है। सही है? इसका डिग्री ऑफ इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देखोगे तो KH2 है और ये कितना है? तो ये KW अपॉन KB के बराबर है। अब देखो इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ है तो B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है C माइनस CH और BOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? CH। तो B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है C माइनस CH और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है CH। अब अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW अपॉन KB और इसकी वैल्यू लिखोगे कि वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू C इंटू CH अपॉन C माइनस CH के बराबर है ना? अब यहाँ से CC कैंसिल कर दें, CC कैंसिल कर दें तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन
ये H अपॉन 1 माइनस एच के बराबर है। H अपॉन 1 माइनस एच निकाल रखा है हमने, देखो जरा, H अपॉन 1 माइनस एच यहां आ चुका है। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H इंटू 1 माइनस एच, ये KW, ये रूट KW KA इंटू KB के बराबर है। और ये वैल्यू देखो कितनी हो रही है, ये KW अपॉन KB के बराबर है। तो ये KW अपॉन KB के बराबर है। तो यहाँ से हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ KA इंटू KB अपॉन KW, और ये KW अपॉन KB के बराबर आ गया। अब ध्यान से देखो ज़रा, इस फॉर्मूले को सेट करो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को सेट करो ज़रा ध्यान से। ये ऊपर और नीचे में, ऊपर में KW है और नीचे में रूट KW है, तो ऊपर में रूट KW बचेगा, रूट K भी बचेगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, ये KB है और ऊपर में रूट KB है, तो नीचे में KB बच जाएगा। सही है। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इस सिचुएशन में आ जाएगी कि H प्लस इज KW इंटू KA अपॉन KB का स्क्वायर रूट। pH देखो कितना आ रहा है, pH इज हाफ, नेगेटिव योग है दोनों तरफ, नेगेटिव योग हो गया तो जो पावर बनी है वो हाफ के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। नेगेटिव योग ऑफ KW कितना, PKW, और नेगेटिव योग ऑफ KA कितना, तो PKA, और नेगेटिव योग ऑफ 1 अपॉन KB, तो यहाँ नेगेटिव योग ऑफ KB बच जाएगा, और नेगेटिव योग ऑफ 1 बाई KB इज, हाँ, तो ये आ जाएगा PKB। तो ध्यान रखना है कि pH का फॉर्मूला जब कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोसिस हो तो pH इज हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। नहीं, यहाँ नेगेटिव योग ले रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव योग ऑफ 1 अपॉन KB आएगा, इसको हम लिखेंगे लॉग KB, और लॉग KB को क्या कहते हो, ये PKB इज नेगेटिव योग ऑफ KB, तो लॉग KB क्या हुआ, माइनस PKB। ठीक है। तो जब भी कभी कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोसिस हो तो H प्लस का ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि H अपॉन 1 माइनस एच, इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो H अपॉन 1 माइनस एच देखो, तो KW अपॉन KA इंटू KB, ये KW अपॉन KA इंटू KB के बराबर होती है। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और यहां से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस बता सकते हैं। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो देखो ये फॉर्मूला याद रखने है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको दो चीजें पूछी जाती है, एक तो डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस कितनी है, तो यहां से H निकालोगे, और एक पूछा जाता है कि pH बताओ, तो pH बता सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए, एक सॉल्यूशन है किसका, तो एक सॉल्यूशन है 0.1 m AB का। इसमें बताना है कि Ka फॉर Ha 10 की पावर -6 है और Kb फॉर BOH इस 10 की पावर -5 है। Kb फॉर BOH इस 10 की पावर -5, तो हमें बताना है कि इसका pH कितना होगा और यहां पर H कितना होगा। तो pH का फॉर्मूला कैसे बताओगे? pH, हाँ, तो pH तो डायरेक्टली फॉर्मूले से ही यूज करना है कि PKW। अब देखो याद करने का तरीका कैसे है, एनायनिक हाइड्रोसिस होगी तो pH 7 से ज्यादा होगा, एनायनिक हाइड्रोसिस हुई तो pH क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो एनायनिक हाइड्रोसिस एनायन की होती है तो उसके PKB को जोड़ दोगे, एनायनिक हाइड्रोसिस से pH बढ़ेगा तो उसका PKB जोड़ दोगे। कैटायनिक हाइड्रोसिस से कम होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, पर pH की वैल्यू कम होती है, और pH कम होता है तो pKa की वैल्यू को एनायनिक हाइड्रोसिस होती है तो
एनायनिक हाइड्रोसिस होती है तो पीएच बढ़ता है, और पीएच बढ़ता है तो एनायन कहाँ से आ रहा है, तो एसिड से आ रहा है, तो उसका पीके जोड़ दोगे। और कैटायनिक हाइड्रोसिस की वजह से पीएच घटता है तो कैटायन बेस से आता है तो उसका पीके भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पीएच की वैल्यू देखिए। तो पीएच इज हाफ, पीकेडब्ल्यू इज 14 प्लस पीके इज 6 और पीकेबी इज 5। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, तो ये 14 प्लस 1 15, यानी पीएच की वैल्यू आ रही है 7.5। तो इस सॉल्यूशन का पीएच 7.5 होगा। अगर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से, डाइल्यूट करोगे तो पीएच के फॉर्मूले में कुछ आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म। पीएच के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, पीएच के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है। तो अगर डाइल्यूट करेंगे तो क्या पीएच चेंज होगा? नहीं। डाइल्यूट करोगे तो पीएच में कोई फर्क नहीं पाएगा। इसका पीएच ऐसा कह सकते हैं क्या कि इसका पीएच केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है? क्या कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पीएच केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है? सॉरी, पीएच और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? तो यहां कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही है तो पीएच कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगी। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं क्या कि पीएच यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है? पीएच केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर पे पीकेडब्ल्यू डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी डिपेंड करेगा। तो यहां तो ये पीएच किस पर डिपेंडेंट होना चाहिए? टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होना चाहिए। और क्या ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगा? तो किसी भी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का कोई फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म नहीं आ रहा है। अब देखो H/1 माइनस H की वैल्यू कितनी, तो ये आ रही है KW/Ka इंटू KB। निकाल सकते हैं वैल्यू H/1 माइनस H। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर रूट, दैट इज 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर रूट। इसको क्या हम रूट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कर सकते हैं? सही है। 10 की पावर माइनस 3 को हम रूट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कर दें। अब ये वैल्यू देखो, रूट 10 कितना, रूट 10 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो ये आ गया हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सॉरी, ये वैल्यू आ गई ये तो H/H आया, और यहाँ से हम चाहे H/H से, अब अगर देखो ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, ये वैल्यू आ रही है कितनी, 3 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो अब यहाँ से सॉल्व करके हम H निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज की। किस टाइप के स्पीसीज को हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं? H+ जो ले भी सके और H+ जो दे भी सके। ऐसी स्पीसीज जो H+ एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और H+ डोनेट भी करती हैं, उनको कहते हैं हम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। जैसे बाइकार्बोनेट क्या एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है? बाइकार्बोनेट देखो, H+ दे सकता है, दे सकता है, और H+ ले सकता है। तो नेगेटिव आयन है तो H+ के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना सकता है। तो ये H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ डोनेट भी कर सकता है। इसको देखो जरा, HPO4 2-। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके साथ एक ही H और जब ये OH के साथ एक ही देख स्ट्रक्चर बना के पहले देख लो, ये 2 O- जोड़ेंगे यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है?
अरे एसिडिक हाइड्रोजन है ये ऑनलाइन वालों, Yes, sir. तो ये H+ भी यूज हो सकता है। Yes, sir. हाँ, तो ये H+ दे भी सकता है और H+ ये भी सकता है, तो ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है। H2PO3 माइनस, इसको देखो, क्या ये एम्फीप्रोटिक है? No. अरे नहीं, स्ट्रक्चर ध्यान देने ना एक बार O माइनस, डबल बॉन्ड O, एक OH और एक H, यही बनेगा। एक नेगेटिव है तो एक O माइनस, और O माइनस लगाने के बाद अगला तो डबल बॉन्ड O लगाते हैं, तो एक O माइनस और एक डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन यूज कर दिए, अब बचा एक ऑक्सीजन बचा तो एक OH, हाँ है ना, एक OH लगा दिया, उसके बाद एक हाइड्रोजन बचा तो उसको H से जोड़ दिया। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और नेगेटिव है तो ये क्या कर सकता है? H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये लोग H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H+ डोनेट भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो स्पीसीज आएंगी वो H+ एक्सेप्ट भी करेगी और H+ डोनेट भी करेगी। जो स्पीसीज H+ एक्सेप्ट और डोनेट दोनों करती हैं उनको क्या कह देते हो? एम्फीप्रोटिक। अब देखो, जैसे हम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कोई भी ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं Ha- एक्वस, ये एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है। अब इस एम्फीप्रोटिक स्पीसीज से देखोगे कि ये H+ यूज करके A-2 एक्वस और H+ एक्वस बना देगा, है ना, हो जाएगा। ये डिसोसिएट करके A-2 एक्वस और H+ एक्वस बनाएगा। इसमें ये किसका काम कर रहा है? एसिड का या बेस का? एसिड का। इसको कौन सा Ka कहोगे? Ha का कौन सा K, 1 या 2? ये K1 कहा जाएगा Ha का या 2 कहा जाएगा? पहला H निकला होगा तो Ha- बना होगा। Ha अगर H2A है तो पहला H निकालोगे तो Ha- बनेगा, तो उसको कहेंगे वो Ka1 है, और दूसरा H निकाला तो उसको कहोगे Ka2 है। तो ये क्या होना चाहिए? Ka2 होना चाहिए। अब ये जो Ha- है, ये Ha- क्या करेगा? Ha- एक्वस क्या करेगा? ये वाटर में हाइड्रोलाइज भी तो कर सकता है, और वाटर में हाइड्रोलाइज करके क्या करेगा? H2A बनाएगा, और क्या बनाएगा? OH- बनाएगा। इसको क्या बोल सकता है? ये कौन सी रिएक्शन है? ये, इस रिएक्शन को क्या कह सकते हो? क्या ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है? अरे हाँ है ना, H2A + OH- एक्वस। तो क्या ये रिएक्शन एक हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है या नहीं है? क्या यहां हाइड्रोलिसिस हो रही है? ध्यान से देखो, क्या हमें इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहना चाहिए? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। इसका एक्रोम कांस्टेंट क्या कहोगे? Kw कौन सा K? Ka2, Ka1 कौन सा K? Ka1। ये H2A से Ha- बन रहा है, तो ये तो Ka1 होना चाहिए। तो ये Kw/Ka1 और ये क्या होना चाहिए? Ka2। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज अगर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज अगर प्रेजेंट है तो ये स्पीसीज डिसोसिएट करके H+ भी प्रोड्यूस करेंगी और हाइड्रोलाइज करके क्या करेंगी? हाइड्रोलाइज करके OH- भी प्रोड्यूस करेंगी, और ये दोनों H+ और OH- क्या करेंगे? आपस में वाटर बनाएंगे, है ना। तो अब देखो, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये दोनों बराबर एक्सटेंट में हो रहे हैं, दोनों बराबर एक्सटेंट में हो रहे हैं, और अपने सिलेबस में ये है कि भाई इसका pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सीधा कि pH इज हाफ pKa1 + pKa2। अब इसमें हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये हाफ pKa1 + pKa2 जो आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा Ka1 और Ka2 ही होंगे। ये pKa1 और pK जो दोनों ये जाने चाहिए,
वो इसके दोनों डिसोसिएशन जो यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे यहां पर ये अगर है तो ये डिसोसिएट होगा तो ये Ka2 होगा, और अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो इसमें Ka1 इन्वॉल्व होगा। तो इसकी दोनों रिएक्शन जो हो रही है, हाइड्रोलाइसिस और डिसोसिएशन की जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जो K इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका pKa का मीन होना चाहिए। इसका जब हाइड्रोलाइसिस और डिसोसिएशन दोनों हो रहा है तो इस सिचुएशन में जो pKa इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं का ये मीन होना चाहिए। अब ये बात तुम्हें यहां से समझ में आएगी कि अगर मान लो एक H3A टाइप एसिड है, H3A टाइप एसिड है और इसके तीन Ka हैं, Ka1, Ka2 और Ka3, तीन Ka हैं। अब इससे एम्फीप्रोटिक स्पीसीज एक तो ये बन जाएगी, H2A माइनस बन जाएगी। अगर H2A माइनस एक को इसका सॉल्यूशन है तो बताओ pH निकालने में कौन से pK का यूज करोगे? कौन सा pK यूज करोगे? pKa1 या pKa2 या pKa3? तो अब हमें ध्यान देना है यहां पर, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये डिसोसिएट करेगा तो वो H3A का कौन सा Ka होगा? 2 होगा। तो उस pKa का मीन यानी pKa2। अच्छा, और अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा? H3A बनाएगा। तो वहां कौन सा Ka आना चाहिए? Ka1 आएगा। ये ध्यान देना, अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलाइज होकर H3A बनाएगा, और H3A बनाएगा तो H3A से H2A का बनना वो तो Ka1 है। तो यहां पर किसका मीन लोगे? pKa1 प्लस pKa2 का मीन लोगे। आई बात समझ में? अब देखो, क्या ये भी एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है? हाँ, इसके पास H दिख रहा है, H यूज कर सकता है। नेगेटिव है, नेगेटिव है तो उस पे H प्लस लग गया तो H2A बन सकता है, हाँ है ना। अब अगर ये H प्लस अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा? पहले ये सोचो। हाइड्रोलाइज होगा तो इसमें H प्लस जुड़ेगा और H प्लस जुड़ के क्या बनाएगा? ये H2A। तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस वाला जो इक्विलिब्रियम है उसमें कौन सा Ka लेना चाहिए? H2A से Ha-2 है तो हमें Ka2 लेना चाहिए। और जब ये डिसोसिएट करेगा तो कौन सा Ka आना चाहिए? जब ये डिसोसिएट करेगा तो कौन सा Ka आना चाहिए? ध्यान से देखो, ये डिसोसिएट करेगा तो कौन सा Ka? 3 आएगा। तो ध्यान रखो, अब सिंपल तरीका, डिसोसिएट करेगा तो डिसोसिएट करेगा तो थर्ड डिसोसिएशन होगा, तो हाइड्रोलाइज होगा तो सेकंड डिसोसिएशन आएगा। तो डिसोसिएट करेगा तो pK3 होगे, तो हाइड्रोलाइज में pK2 होगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार pKa1 प्लस pK2 लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आयन कैसा है और उसके हाइड्रोलाइसिस और डिसोसिएशन में कौन से pK इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे हम यहां पर pKa1 और pKa2 लेंगे। सबको बात समझ में आई? हेलो, हम जो pKa1 और pK2 चूज करेंगे वो प्योरली डिसाइड किया जाएगा कि ये जो आयन आ रहा है Ha माइनस H2A माइनस है और Ha-2 जो आयन आ रहा है, इसकी हाइड्रोलाइसिस और इसके डिसोसिएशन में कौन सा Ka आएगा। एक बार केयरफुली सुन लो। जैसे इस आयन है, एम्फीप्रोटिक है, अब इसको डिसोसिएशन देखो, इसके 2 H निकल चुके हैं, तभी तो 2 नेगेटिव है। अब अगर ये डिसोसिएट करेगा तो उसका तीसरा H निकलेगा, और अगर इसका तीसरा H निकला तो हमें Ka3 लेना चाहिए एक तो, और हाइड्रोलाइसिस में Ka2 लेना चाहिए। इसको देखो, एक H निकल चुका है, अब निकला तो दूसरा H होगा, तो Ka2 लेना चाहिए और हाइड्रोलाइसिस में Ka1 लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के केस में pH बता सकते हैं। और एम्फीप्रोटिक स्पीसीज में हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट में हो रही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन बनाया गया है और आपको उसका pH कैलकुलेट करना है। केयरफुली, ध्यान से। H3PO4 के 3 Ka दिए हुए हैं, Ka1, Ka2 और Ka3। चलिए
पहला सॉल्ट है 0.1 m NaH2PO4 का, तो यहां H2PO4 2- रहेगा और H2PO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है। क्या ये एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है? हाँ या ना? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है। और अगर ये एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है तो उसका पीएच कैसे बताओगे? अगर ये एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है तो इसका पीएच कैसे बताओगे? नहीं, सीधा फॉर्मूला यूज करना है कि इसका पीएच बताएंगे इसके 2 pKa के मीन से। अब हमें बस ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा pKa लेना चाहिए मुझे। तो अगर ये डिसोसिएट करेगा तो कौन सा Ka होगा? डिसोसिएट करेगा तो कौन सा pK? Ka2 होगा। तो हाइड्रोलाइज करेगा तो pKa1 होगा। तो चलो इसका पीएच बताओ। तो pKa2 इज 8, Ka2 की वैल्यू 8 है तो Ka2 की वैल्यू 10⁻⁸ है, तो pKa2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 और pKa1 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 8 + 4/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। ठीक है, समझ में आई बात? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो pKa2 + pKa1। चलिए नेक्स्ट, अगर 0.1 m Na2HPO4 हो, अब क्या करेंगे? इसका कॉन्सेंट्रेशन में पी का पावर करके निकालेंगे कौन सा मेन होगा। हाँ, तो यहां तो देखो ये क्या बनेगा? HPO4 - 2 है। क्या ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है। अब पीएच में कौन सा pKa लोगे? कौन सा? डिसोसिएट किया तो तीसरा डिसोसिएशन होगा और हाइड्रोलाइज किया तो दूसरा, तो ये pKa3 + pKa2/2 होगा। अब देखो pKa3 की वैल्यू है 11, क्योंकि K की वैल्यू 10⁻⁻11 है, तो pKa3 की वैल्यू हो गई 11 और pKa2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो ये कितना हो गया? 11 + 8/2 यानी 19/2। 19/2 यानी 9.5। 9.5। आई बात समझ में? पक्का? तो पीएच निकल जाएगा इस तरीके से। चलिए, अगर अपने पास आ जाए कि 0.1 m Na3PO4, अब इसका पीएच कैसे बताओगे? इसमें सिर्फ एक ही होगा जब हाइड्रोलाइज होगा। हाँ, इसमें तो केवल और केवल हाइड्रोलाइज होगा। अब ये देखो, ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये हाइड्रोलाइज होके बनाएगा PO4 3- + वाटर, ये तो बनाएगा HPO4 2- एंड OH-। है ना? इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना? KH इज कितना? Kw/Ka3। बहुत बढ़िया। Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻11, ये वैल्यू आ रही है 10⁻⁻3 के बराबर। अब जरा एक बार चेक कर लो कि √KH/c की वैल्यू कितनी है? √KH/c की वैल्यू कितनी? -3 अपॉन 10⁻⁻1, तो ये वैल्यू आ रही है 10⁻⁻1 के बराबर। h की वैल्यू √KH/c की वैल्यू 10⁻⁻1 के बराबर आ रही है। तो 10⁻⁻1 या 10⁻⁻1 से जब कम होता है वैल्यू तो फॉर्मूला अपना वैलिड होता है। तो यहाँ फॉर्मूले को क्या माने? वैलिड मान गए। हाँ, और h की वैल्यू कितनी मान गए? ये 10⁻⁻1 है। सही है, h की वैल्यू 10⁻⁻1 मान गए। अब अगर h की वैल्यू 10⁻⁻1 होगी तो OH- कितना होगा? ये तो CH के बराबर होगा ना? हाँ है ना? तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोल दोगे? 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज CH के बराबर है, और ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻2 के बराबर। POH कितना? तो POH की वैल्यू 2 एंड pH कितना? तो ये 14 - 2 दैट इज 12। तो pH और POH दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमें केस को एकदम केयरफुली समझना है कि
कि हमें जो केस दिया गया है वो किसका केस है, और उसके बाद जब केस क्लियर हो जाएगा हम उसके बाद ही उसमें कमेंट कर पाएंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है। चलिए, हो गया सबका? समझ में आया सबको? अरे ऑनलाइन वालों, Yes, sir. हाँ ना कहते रहो। चलिए, अब देखिए एक बहुत स्पेशल केस है बफर का, और बफर ऑफ पॉलीबेसिक एसिड एंड पॉलीबेसिक बेसिस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर आपको केयरफुली देखना है, केस को एनालाइज कर लेना है। ठीक है। मान लो अगर हम एक मिक्सचर ले लें NaHCO3 का, और इसमें 0.1 m Na2CO3 हो, NaHCO3 हो, और 0.3 m H2CO3 हो, तो क्या ये बफर का काम करेगा? बताओ जरा, क्या ये बफर का काम करेगा? तो बफर में तुम्हें देखना है कि वीक बेस या वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो वीक एसिड H2CO3 है, उसका कॉन्जुगेट बेस बाइकार्बोनेट भी है ना, तो ये बफर है, ये बफर का काम कर जाएगा। अब इस बफर का पीएच निकालते टाइम आप कौन सा पीके लोगे? पीएच निकालते टाइम कौन सा पीके? PKA1 या PKA2 या PK? H2CO3 कार्बोनिक एसिड के दो पीके, एक तो PKA1 है और दूसरा PKA2 है। अब बताओ यहाँ कौन सा पीके लोगे? तो ध्यान से देखो, बफर का इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? तो बफर में एसिड है H2CO3, और H2CO3 डिसोसिएट करके H+ बनाएगा और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, है ना। अब इसके इक्विलिब्रियम को क्या लिखोगे? इसका जो इक्विलिब्रियम है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना? Ka1 होना चाहिए, है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है तो जो pH का फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो pH कितना? pK कौन सा? 1 प्लस लॉग कौन? बाइकार्बोनेट आयन अपॉन H2CO3। समझ में आया? अब सेकंड केस इमेजिन करिए, अगर हम सॉल्यूशन लिए 0.1 m NaHCO3 और दूसरा सॉल्यूशन और इसी में है 0.3 m Na2CO3। अब क्या हम इसको भी बफर बोल सकते हैं? देखो जरा, Yes, sir. इसमें एसिड का काम कौन कर रहा है? हाँ, HCO3 माइनस यहाँ पर वीक एसिड है, एसिड तो है, वो किसी का कॉन्जुगेट बेस भी है पर वो एम्फीप्रोटिक है तो एसिड भी है, और उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? कार्बोनेट है ना। और यहाँ पर जो एसिड का इक्विलिब्रियम सेटअप होगा वो इक्विलिब्रियम ध्यान से देखो, वो होगा HCO3 माइनस एक्वस से कार्बोनेट आयन और H+ का, ये इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, है ना। यहां पर दोनों है तो यहां दोनों चीजें स्टैब्लिश होगी। अब अगर हमें ऐसा लग रहा हो कि इसकी हाइड्रोलिसिस भी होगी तो इसकी हाइड्रोलिसिस से ज्यादा हाइड्रोलिसिस इसकी होगी, क्योंकि
होता है। क्योंकि इसका पीके भी ज़्यादा आएगा, सॉरी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। अगर इन दोनों में कंपेयर करो जीओसी का यूज़ करके तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वीकर बेस है, तो इसकी हाइड्रोसिस ज़्यादा होगी। पर इससे H+ भी आएगा तो दोनों मिलके अल्टीमेटली बफर ही बनाएंगे। और यहाँ बताओ यहाँ Ka क्या लिखें, Ka2 या Ka3? Ka2। और अगर इसके pH के लिए फॉर्मूला बनाया जाए तो pH क्या होना चाहिए? pH इज pKa2 और log ऑफ कार्बोनेट आयन अपॉन बाइकार्बोनेट आयन। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो अगर हम ऐसा कुछ करें कि ऐसा कुछ करें कि हम इन दोनों को मिक्स करें 0.1 m Na2CO3 और 0.5 m H2CO3 है। केयरफुली, ध्यान से इनका मिक्सचर करें। अब ये बताओ इनका मिक्सचर किसका काम करेगा? क्या ये बफर है? डायरेक्टली देखने में क्या लग रहा है, बफर है या नहीं है? ये तो एसिड है, पर इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होता है? HCO3 माइनस। पर HCO3 माइनस की बजाय क्या है? कार्बोनेट आयन है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है। इसका एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस तो है पर इसका एसिड HCO3 माइनस नहीं है। तो पहली दफा देखने में लग रहा है कि यहां बफर का काम नहीं करना चाहिए। पर क्या ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं? कार्बोनेट आयन एक बेस का काम करता है और कार्बोनिक एसिड किसका काम करता है? एक एसिड का काम करता है। कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है? मोनोप्रोटिक या डाइप्रोटिक? ये डाइप्रोटिक एसिड है। अब इसका इन दोनों के बीच में देखोगे कि एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये वाली स्पीसीज H+ यूज करके बाइकार्बोनेट बनाएगा और ये H+ गेन करके बाइकार्बोनेट बनाएगा। ध्यान से समझना है, कार्बोनिक एसिड H+ यूज करके बाइकार्बोनेट बनाया और इसने क्या किया? H+ गेन करके बाइकार्बोनेट बनाया। आपको पता है जीओसी में कि, या ऐसे देखो, हमने सिंपल बात की थी कि भाई कभी भी ये एक एसिड है और ये क्या है? एक बेस। अब एसिड और बेस को मिलाया है तो दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? तो सॉल्ट बनाएंगे। तो ये H2CO3 के पास एसिडिक H है, कार्बोनेट आयन एक स्ट्रॉन्गर बेस है, तो कार्बोनेट आयन इसके साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बना देगा और ये H+ यूज करके क्या बना देगा? बाइकार्बोनेट बनाएगा। अब देखो जरा, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है हमने? तो इनिशियली कार्बोनेट आयन था 0.1 m और H2CO3 कितना है? 0.5 m। कौन सा स्पीसीज कंज्यूम हो जाना चाहिए? CO3 माइनस कंज्यूम। ये कितना बन जाएगा? बच जाएगा 0.4। ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 0.1 हाँ है ना। अब बताओ जरा, इसमें कार्बोनिक एसिड, अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? तो 0.4 m। बाइकार्बोनेट आयन की कितनी आएगी? 0.1 नहीं, ये दो बाइकार्बोनेट बन रहे हैं ना, ये दोनों बन रहे हैं, 0.1 बन रहे हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? अरे टोटल कितनी? 0.2 m। क्या ये बफर का काम करेगा? अब इसको देखो, इस रूप में देखो, बफर का काम करेगा। एसिड का काम कौन करेगा बफर में? ये। और कॉन्जुगेट बेस कौन है? सॉरी, एसिड का काम करेगा ये और कॉन्जुगेट बेस का काम कौन करेगा? ये। इसका पीएच कैसे लिखोगे? पीएच का फॉर्मूला कौन सा? pKa और लॉग में ऊपर किसको और नीचे किसको? ऊपर HCO3 माइनस और नीचे में किसको लिखोगे? तो कार्बोनिक एसिड को। pKa कौन सा लोगे? 1 या 2?
1. 1 लेंगे, pKa 1 लेंगे। आई बात समझ में? तो कार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड को जब रिएक्ट कराओगे तो ये दोनों रिएक्ट करके सोडियम या दोनों रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बना देंगे। आई बात समझ में? चलिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल दी जाए, अब आपका केस है कि कॉन्सेंट्रेशन बदल दो, इसको 0.5 m की बजाय 0.1 m ले लो और इसको 0.5 m ले लो, ये 0.1 m और ये 0.5 m। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं थर्ड केस में, फोर्थ केस में 0.1 m H2CO3 एंड 0.5 m Na2CO3। अभी भी क्या रिएक्शन होगी? तो H2CO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? तो कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा क्या? तो बाइकार्बोनेट आयन। अब दोनों बाइकार्बोनेट को एक साथ रखिए। आप देखो H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m और कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 m। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? ये 0.4 m बचेगा और ये कितना बनेगा? 0.2 m। सही है? अभी भी क्या बफर है? हाँ, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। तो एसिड का काम कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट। और बेस का काम कौन करेगा? कॉन्जुगेट बेसिस कार्बोनेट। पीएच का एक्सप्रेशन लिखोगे तो पीएच का एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए? K3 क्यों आएगा? दो ही K है इसके, K2 आना चाहिए या K3 आना चाहिए? अरे K बताओ, K2। और लॉग ऑफ कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कार्बोनिक एसिड की, सॉरी बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट है? हो जाएगा? हाँ, ये CO3 माइनस ऊपर में है, CO3 माइनस, और बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे है। आई बात समझ में? हेलो? हाँ, तो बफर का केस बनेगा पर पीएच कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ ये बफर इन दोनों का बनेगा और कॉन्सेंट्रेशन जब उल्टी थी तो बफर बना था, तो बफर जो बना था उस बफर मिक्सचर में देखोगे कि बफर मिक्सचर में जो प्रेजेंट स्पीसीज है वो स्पीसीज डिफरेंट हो जाती थी। आई बात समझ में? हेलो? ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग। पीएच बताना है और ऐसा जरूरी नहीं कि बफर ही हो, ध्यान से देखना है। 0.1 m NaH2PO4 और 0.5 m H3PO4। पहले डिसाइड करो क्या है ये? एसिड का केस है, बफर का केस है, सॉल्ट हाइड्रोसिस का केस है? किसका केस होना चाहिए ये? H3PO4 कैसा एसिड? वीक एसिड। और NaH2PO4 माइनस क्या हो गया उसका? कॉन्जुगेट बेस। बफर है। अब बफर में जब फॉर्मूला लिखोगे तो कौन सा पीके यूज करोगे? पहला या दूसरा? पहला वाला पीके यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हेलो? H3PO4 और H2PO4 माइनस आ रहे हैं तो हम यहाँ पर पहला वाला पीके यूज करेंगे। तो H2PO4 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। अब पहला वाला पीके यूज करोगे तो पहला वाला पीके देखो कितना है? पहला वाला पीके कितना है? 10 की पावर माइनस 4 है तो पीके की वैल्यू आ गई 4 प्लस लॉग ऑफ H2PO4 माइनस इज 0.1 m और H3PO4 इज 0.5। तो ये आ गई वैल्यू 4 प्लस लॉग 1/5। लॉग 1/5 को कितना लिखोगे? माइनस लॉग 5 और माइनस लॉग 5 यानी कितना? 0.7।
कितना हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 4.3। तो pH ऑफ दिस, 4 दिया है, वो 5 नहीं 4.5 minus 0.5। अच्छा 5 माइनस 0.7, तो 5 माइनस 0.7 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 4 माइनस 0.7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.3। सही है, समझ में आया? Yes, sir। चलिए, तो इस ऐसे केसेस में बस आपको ये पहचानना रहता है कि एक्चुअली में बफर का केस है या नहीं है, और है तो कौन सा के यूज करें। चलिए, सेकंड केस Na2HPO4 और इसमें कि NaH2PO4। पहले तो पहचानो बफर है क्या। yes sir, बफर में एसिड का काम कौन करेगा, तो दोनों आए, तो जिसमें ज़्यादा H है वो एसिड का काम करेगा। अच्छा, ये दोनों एक H से डिफर कर रहे हैं, तो अगर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। हाँ, तो एसिड का काम ये करेगा और कॉन्जुगेट बेस का काम ये करेगा। अब pH में pK कौन सा चूज करोगे, यहाँ पर ये एसिड जब डिसोसिएट करेगा तो pK2 होगा, तो ये pK2 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऊपर लिखते हैं, याद है ना, तो HPO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखनी है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज H2PO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखनी है। और pK डिसाइड हुआ है कि ये एसिड है, डिसोसिएट करेगा तो pK2 आएगा। चलिए, pK2 इज 8, तो pH की वैल्यू देखो 8 प्लस लॉग ऑफ HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 इज 0.1 अपॉन H2PO4 माइनस इज 0.5। सही है, तो ये वैल्यू आ गई 8 माइनस लॉग 5। 1 अपॉन 5 को माइनस लॉग 5 देख सकते हैं, और लॉग 5 की वैल्यू 0.7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7.3। सही है, अरे हाँ है ना। तो ये समझ में आया, हमने एसिड किसको माना, किसको बेस माना, समझ में आया। Yes, sir। तो इसमें उन्होंने डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया ना HPO4 जो Na2PO। हाँ, ये दोनों आपस में रेक, अच्छा अगर लगता है कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट करेगा तो मान लो अगर ये H प्लस यूज करेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H प्लस गेन करेगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्शन से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, हाँ है ना। तो देखोगे जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ बना नहीं सकते, चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है और उसका पहला कॉन्जुगेट बेस और तीसरा कॉन्जुगेट बेस है, पहला या एसिड है और तीसरा कॉन्जुगेट बेस है, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके बीच में कोई इंटरमीडिएट आयन बना सकते हैं, ठीक है। और सर फिर अगर वो कुछ बीच में बनाना है तो दोनों का पीएच मतलब दोनों के अलग-अलग हाँ, नहीं बीच में कुछ बना रहे हैं तो पहले वो उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, सिस्टम देखो सिस्टम में क्या है, कौन सा आयन बना है, और उसके बाद उसका पीएच कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए, थर्ड केस है 0.1 m। हाँ, ये वाला केस देखो, अब ये मजेदार सवाल है, चलिए ध्यान से केयरफुली करो और बताओ मुझे। थ्री पॉइंट 7। अरे देखते पहले तो क्या इसमें रिएक्शन होगी, H3PO4 और HPO4 2 माइनस, क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो H3PO4 है और HPO4 2 माइनस है,
ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसाइड करो। करेंगे, करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है। इससे एक H+ यूज किया जाए, H+ यूज किया जाए तो एक कमजोर एसिड बन जाएगा H2PO4 माइनस, है ना। और ये अगर H+ गेन कर जाए तो H2PO4 माइनस, है ना। तो यहाँ पर तो रिएक्शन होगी पहले। सोचो कि ये एक सॉल्ट है और सॉल्ट पे हमने ऐड किया स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड अपना सॉल्ट बनाएगा और वीकर एसिड को बाहर करेगा, तो इसमें एक H+ ऐड करके इसको H2PO4 माइनस बनाएगा। अब देखो जरा, NaH2PO4 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m होती है और H3PO4 की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 m होगी। कौन सी स्पीसीज खत्म हो जाएगी? HPO4 2 माइनस खत्म। ये 0.1 कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा? 0.2। और ये कितना कंज्यूम हो जाएगा? 0.1। बचेगा कितना? 0.4। अब H3PO4 बचा हुआ है 0.4 m कॉन्सेंट्रेशन का और H2PO4 माइनस बना हुआ है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m है। तो क्या ये बफर है? हाँ, बफर है। एसिड कौन है? दिख रहा है, ये एसिड है और ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ एसिड बेस पहचानो, क्योंकि लॉग में जब लिखोगे तो ऊपर में कॉन्जुगेट लिखते हैं, नीचे में एसिड लिखते हैं। तो अगर इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, तो जिसमें ज़्यादा H दिख रहा है वो एसिड है और जिसमें एक कम H है वो उसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट बेस है। अब देखो, अगर इसमें हम pH निकालें तो pH pK कौन सा? 1 प्लस लॉग ऑफ H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4। अब pK की वैल्यू देखो कितनी आ गई। pK 1 की वैल्यू तो 4 दे रखी थी और log H2PO4 माइनस इज 0.2 और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ गई 0.4। तो ये देखो log 1/2 आ गया। log 1/2 कितना? तो माइनस log 2 और log 2 की वैल्यू 0.3, तो 4 माइनस 0.3 दैट इज pH इज 3.7। आई बात समझ में? समझ में आया सबको? log 1/2 आया। अच्छा, फिर हाँ, log 1/x को माइनस log x करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक चौथा केस कर लेते हैं, इसका ऑपोजिट 0.5 m या 0.4 m Na2 HPO4 and 0.2 m H3PO4। चलिए फटाफट बताइए। pH कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। Yes. देखो H3PO4 प्लस HPO4 2 माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बना देंगे H2PO4 माइनस। अब देखो जरा, HPO4 2 माइनस इज 0.4 और इसकी वैल्यू है 0.2। ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 0.2 और ये बन जाएगा कितना? 0.4. रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 0.4। ठीक है, सही है। pH कितना? तो देखो क्या ये बफर है और है तो किसका है? H2PO4 माइनस यहाँ एसिड का काम करेगा और ये
कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा। तो यहाँ के कौन सा योग है? Ka2। तो pKa2 8 है और लॉग किसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखी जाएगी? HPO4 2 माइनस 0.2 अपॉन 0.4, ये वैल्यू लॉग 1/2, तो 8 माइनस लॉग 2, ये वैल्यू कितनी आ गई? 7.7। सही है? सही है? आ रहा है सबका? एक पांचवा केस इसमें बन सकता है कि 0.4 m Na2HPO4 प्लस 0.4 m Na2 0.4 m H3PO4, एक केस ये बन सकता है। चलिए ट्राई करिए। HPO4 2 माइनस एंड H3PO4 क्या बनना चाहिए? 2H2PO4 माइनस। सही है? अब बताओ जरा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.4, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.4, क्या हो जाएगा? क्या होगा? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का केस बनेगा, ध्यान रखना। ये 0.8 m आ जाएगा और अभी ये pH = pKa वाला केस नहीं है, ये क्या है? H2PO4 माइनस एम्फीप्रोटिक वाला केस बन गया। अब एम्फीप्रोटिक वाले केस में pH कैसे बताओगे? हाँ, अगर ये डिसोसिएट करेगा तो कौन सा pK, और हाइड्रोलाइज करेगा तो कौन सा pK? डिसोसिएट करेगा तो कौन सा pK? 2, और हाइड्रोलाइज करेगा तो pK1। pKa1 की वैल्यू 4 है और दूसरी वैल्यू 8 है, तो 4 + 8 यानी 6, 4 + 8 यानी 12/2, दैट इज 6। तो pH की वैल्यू 6 आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है? तो इस तरीके से इसका pH हम बता सकते हैं। चलिए, टाइट्रेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स। जैसे पॉलीबेसिक एसिड में मान लो एक है H3A, अगर H3A का सॉल्यूशन है एक्वस और हम इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं वर्सेस NaOH। अब ये बताओ मुझे कि क्या एक ही बार में तीनों H निकल जाएंगे या सीक्वेंस में निकलेंगे? सीक्वेंस में। तो अगर आप इसमें NaOH ऐड करोगे तो पहले क्या होगा कि H3A NaOH के साथ रिएक्ट करके पहली बार जब रिएक्शन होगी तो NaH2A बनेगा और वाटर बनेगा। जब ये रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ये रिएक्शन जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तब जाके NaH2PO4 जो है ये NaOH के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा और बनाएगा Na2HA और वाटर, है ना? और जब ये रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तब जाके Na2HA जो है ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और ये बफर बनाएगा ये सॉल्ट बनाएगा Na3A प्लस वाटर का। ठीक है? तो पूरी रिएक्शन 3 पार्ट में होगी। पूरी रिएक्शन 3 पार्ट में है। अब 3 पार्ट है तो कितने इक्विवेलेंस पॉइंट आने चाहिए? 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आने चाहिए। ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा, है ना? तो 3 न्यूट्रलाइजेशंस होंगे, 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगी और 3 यहाँ पर 3 स्टेप में रिएक्शन होगी।
अब आपको केस पहचानना है। केस, मान लो मैंने H3A से स्टार्ट किया। इनिशियली केस किसका है? वीक एसिड का केस है, हाँ है ना, वीक एसिड का केस है। मान लो इस वीक एसिड के n मिलीमोल है, इस वीक एसिड के इनिशियली n मिलीमोल है, वीक एसिड के इनिशियली n मिलीमोल है। ध्यान से सुनिए पहले, अगर NaOH मैंने n मिलीमोल से कम ऐड किया है, NaOH n मिलीमोल से कम ऐड किया है, तो केवल पहली रिएक्शन हुई है और NaOH पूरी तरीके से कंज्यूम होगा, ये बचेगा और ये बनेगा, बफर बनेगा, हाँ है ना, और बफर का pH pKa1 से निकालोगे। अगर मैंने इसके n मिलीमोल ऐड कर दिए तो ये पूरा खत्म, रिएक्शन पूरी हो गई, ये बन जाएगा, ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनेगी। इसका pH कैसे निकालोगे? एक बार हाइड्रोलाइज करके और एक बार हाँ, पर फॉर्मूला क्या लिखोगे? pKa1 प्लस pKa2/2। अगर मैंने NaOH 1.3n ऐड कर दिया, 1.3n, तो n मिलीमोल तो इस रिएक्शन में यूज हो गए, बचे कितने? 0.3। अब 0.3 इस रिएक्शन में यूज होगा। अगर n मिलीमोल यहां यूज हुआ तो ये बन गया n, अब ये n बना है तो अब ये 0.3n के साथ रिएक्ट करेगा, और ये n है और ये 0.3n है, तो ये पूरा खत्म होगा और ये कुछ बचेगा और ये कुछ बनेगा। अब क्या हो गया? ये फिर से बफर है, हाँ है ना, ये फिर से बफर है, और इस बफर में pH pK कौन सा यूज करोगे? pK2 यूज करेंगे, और एसिड किसको मानोगे? इसको, और इसको क्या कहोगे? कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इस अगर मान लो मैंने 2n ऐड किया, H3A में मैंने 2n NaOH ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन पूरी, उसके बाद n बचेगा यहां से और ये n बनेगा, ये n बना और ये n बचा, ये n बना और ये n बचा, कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे और बनेगा ये, है ना। अब ये जो बना ये कौन है? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, और इसका pH कैसे निकालोगे? pK2 और pK3/2। मान लो मैंने 2.5n ऐड कर दिया, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये बन गया n, और अभी भी 0.5 बचा होगा। अब ये n है और ये 0.5 है, ये पूरा खत्म, ये बच जाएगा 0.5n, ये बच जाएगा 0.5n। अभी क्या है? ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस है, तो ये क्या है? बफर है, बफर है। और इस बफर का pH कैसे बताओगे? तो pK3 कॉन्जुगेट बेस और ये है एसिड। अगर मैंने 3n ऐड कर दिया तो ये भी खत्म, ये तीनों पूरी तरीके से हो जाएगी, और केवल क्या बचेगा? Na3A बचेगा, यानी एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर मैंने 3.5n ऐड कर दिया तो हाँ, वो स्ट्रॉन्ग बेस का केस बन जाए। तो देखो मतलब मजेदार केसेस बन जाएंगे कई, मतलब इसमें आपको सारे के सारे वीक एसिड, फिर वीक एसिड का बफर, फिर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, फिर इसका बफर, फिर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, फिर इसका बफर, और लास्ट में क्या आ गया? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ कई सारे केसेस बनेंगे, और सारे केसेस को अगर आप मिलाओगे तो सारे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका इसी केस में कवर अप हो जाएगा। 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, ये समझ में आया? 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग, पहला H सबसे पहले निकलेगा, फिर दूसरा H निकलेगा, फिर तीसरा H निकलेगा। तो H जो है वो एक ही साथ सारे H नहीं निकलेंगे, ये H जो है वो सीक्वेंस में निकलेंगे। चलिए हम टाइट्रेशन कर रहे हैं वीक पॉलीबेसिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मान लेते हैं 0.1 m 50 ml H3PO4 है, और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं हम, इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं हम NaOH से, और NaOH का वॉल्यूम जो यूज हुआ है वो VmL है, ठीक है। और pKa1 प्रोवाइडेड है कि H3PO4 का pKa1 3, pKa2 7 और pKa3 11। अब देखो सबसे पहले अगर हम इनिशियल बात करें, इनिशियली H3PO4 के मिलीमोल कितने हैं? H3PO4 के मिलीमोल कितने हैं? 5।
अगर इसके 5 मिलीमोल हैं और NaOH के मिलीमोल कितने, तो इसका VML ऐड किया है तो कितने मानोगे 0.1 V। अगर वॉल्यूम की वैल्यू लेस देन 50 ml है, 50 ml ऐड करोगे तो देखो, अगर इसका 50 ml ऐड करोगे तो 50 इंटू 0.5 यानी ये 5 के बराबर, 50 इंटू 0.1 यानी ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम की वैल्यू, इफ वॉल्यूम इज लेस देन 50 ml, क्या कहोगे, ये हाँ NaOH पूरा खत्म और H3PO4 कितना बचेगा, तो 5 माइनस 0.1 V और ये पूरा खत्म और ये कितना बन जाएगा 0.1 V। किसका केस है ये, किसका केस है ये, बफर का केस है। अच्छा बफर का केस है तो pH कैसे बताओगे, pKa1 log H2PO4 is 0.1 V अपॉन 5 माइनस 0.1 V, हाँ है ना। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 50 ml कर दी, मैंने इसी बीच में लिख दिया है, ये ध्यान देने के लिए समझना, वॉल्यूम की वैल्यू 50 ml कर दी, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये कितना बन जाएगा 5.0 बन जाएगा। 50 ml ऐड की तो इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे 5। अभी 5 हो गया तो ये केस कौन सा है, ये केस बन गया किसका, एम्फीप्रोटिक। और pH कितना, हाँ तो इसका कह दोगे कि pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2 कर देंगे। अगर हमने वॉल्यूम की वैल्यू और ज़्यादा ऐड की, अगर वॉल्यूम और ज़्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बन जाएगा। और अगर हमने वॉल्यूम और ज़्यादा ऐड किया, वॉल्यूम हमने ऐड किया 50 ml से ज़्यादा, 50 ml से ज़्यादा ऐड करोगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो इसके मिलीमोल है 5, इसके मिलीमोल कितने बचेंगे, तो 0.1 V माइनस 5। ये बात समझ में आ रही है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 50 ml से ज़्यादा है तो ये बचेगा 0.1 V माइनस 5। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 50 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो, ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, अगर वॉल्यूम की वैल्यू 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है, वॉल्यूम की वैल्यू 50 से ज़्यादा होती है और 100 से कम होती है, पचास से ज़्यादा और 100 से कम, क्या होगा, कौन सी स्पीसीज बचेगी, कौन सी स्पीसीज बचेगी, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये कितना बचेगा, कितना बचेगा, मानो वॉल्यूम मैंने 50 ml ऐड कर दी, 75 ml ऐड किया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, हाँ तो इतना माइनस कर दे, 5 माइनस 0.1 V माइनस 5 यानी कितना, ये 10 माइनस 0.1 बचेगा, आएगा, अरे ये 5 आ जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1 V और ये कितना बन जाएगा, तो 0.1 V माइनस 5। बफर है, बफर है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू एग्जैक्टली 100 हो जाए तो ये खत्म, ये भी खत्म और ये कितना बन जाना चाहिए, तो 5 बन जाएगा। 100 माइनस 100 इंटू 0.1 तो ये 10 हो गया, 10 माइनस 5 तो ये बच जाएगा कितना, 5। इसकी ये क्या कौन सा केस है, तो
तो ये बफर है और ये कौन सा केस है? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का केस है। अब अगर मान लो वॉल्यूम की वैल्यू 100 ml से ज़्यादा होती है, और ये तब की बात है जब वॉल्यूम की वैल्यू 50 ml से ज़्यादा है। अब 100 ml से ज़्यादा है तो देखो 10 मिलीमोल तो यूज़ हो गए। अभी इसका मिलीमोल जो बचा होगा वो 0.1 V - 10 होगा। 100 ml से ज़्यादा है, मतलब मान लो हमने 125 ml ऐड किया, तो हमने ऐड किया कितना? 12.5 मिलीमोल। अब 12.5 में से 5 मिलीमोल तो फर्स्ट रिएक्शन में यूज़ हुआ, 5 मिलीमोल इस रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा ये वाले में, फिर 5 मिलीमोल यूज़ होगा नेक्स्ट वाली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में 5 मिलीमोल यूज़ होगा। तो ये रिएक्शन जब तक होगी तब तक 10 मिलीमोल तो यूज़ हो चुका होगा, तब ये होगी तो 10 पहले से माइनस कर दिया, और H3 ये बन चुका है 5। तो अगर वॉल्यूम की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है और 150 से कम होती है तो ये कितना कह सकते हो? इसको 15 - 0.1 V बोल सकते हैं, Yes. हाँ है ना? इसको माइनस करना पड़ेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 0.1 V - 10। अगेन ये बफर है, और कौन सा Ka यूज़ करोगे? K3 यूज़ करोगे। और अगर वॉल्यूम की वैल्यू 150 ml हो जाए तो ये ख़त्म और ये कितना बन जाएगा? तो 5 मिलीमोल बन जाएगा। ये किसका सॉल्ट है? तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। और अगर वॉल्यूम की वैल्यू 150 ml से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? तो ये ख़त्म, ये बचेगा, तो 0.1 V - 10 - 5 बचेगा, यानी NaOH यहाँ बचेगा, और ये किसका केस हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस का केस बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये पूरा पॉलीप्रोटिक का टाइट्रेशन करोगे तो ऐसा आएगा। चलिए टेबल भर लेते हैं ज़रा। हाँ, तो चलो अगर हमने 0 ml ऐड किया तो 0 ml ऐड किया क्या बन जाएगा? केस क्या होगा? अरे 0 ml वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, हाँ है ना? वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में क्या करते हो? वीक पॉलीप्रोटिक एसिड होता है तो क्या, हाँ केवल पहला डिसोसिएशन कंसिडर करते हैं। तो वीक पॉलीप्रोटिक एसिड क्या करोगे? कंसिडर ओनली फर्स्ट डिसोसिएशन। और केवल फर्स्ट डिसोसिएशन कंसिडर करके पीएच कैसे निकालते हैं? तो pKa1 हाफ ऑफ pKa1 माइनस log C। अब pKa1 जरा देखो कितना है? pKa1 कितना? 3, और log C यूज करके निकाल सकते हैं। pKa1 3 है, यानी K कितना? K की वैल्यू 10⁻³ है और कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 मिली है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चलो मैं पीएच लिख नहीं रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि पीएच इज हाफ pKa1 माइनस log C। पर ये ध्यान देना है कि K/C की वैल्यू 0.1 के से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर 25 ml ऐड कर दें, सीधा 25 ml, अभी किसका होगा? बफर होगा 25 ml, तो बफर होगा, और किसका किसका बफर होगा? H3PO4 और किसका? H2PO4 माइनस का। और पीएच कैसा निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला? pK कौन सा? 1, और log ऑफ H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4। देखो ज़रा कितना आ जाएगा। तो pK आपको मेंशन है, pK1 की वैल्यू 3, pK2 की वैल्यू 8 दे रखी है, और pK3 की वैल्यू, अच्छा pK3 की वैल्यू कितनी है?
pK2 7 और pK3 11। तो यहाँ कौन सा pK यूज़ किया? तो pK1 यूज़ किया। अच्छा 25 ml ऐड करोगे, 25 ml पहले केस में 25 ml ऐड करोगे तो ये कितना हुआ? 2.5। ये कितना? 2.5। तो ये 2.5 बचेगा और ये कितना बनेगा? 2.5। तो दोनों तो बराबर बचेंगे, और दोनों बराबर बचेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? दोनों बराबर बचेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? log 1। log 1 कितना होगा? 0। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? तो pK1, और pK1 कितना है? 3। तो ये pH आ जाएगा 3 के बराबर। अगर हम 50 ml ऐड कर देते डायरेक्टली तो क्या बचेगा केवल? ये बचेगा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, और pH क्या कहोगे? तो pKa1 और pKa2 डिवाइड बाई 2। pKa1 7 और 3 10, 10 बाई 2, pK विल बी 10 बाई 2, यानी pH इज 5। pKa2 75 ml ऐड कर दें। हाँ, पहला केस पूरी तरीके से ख़त्म होगा, दूसरा केस होना स्टार्ट होगा। अब दूसरा केस चलेगा 75, तो 75 यानी 7.5 माइनस 5 2.5, और ये कितना बच जाएगा? ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 7.5, यानी ये 2.5, और ये भी कितना बच जाएगा? 2.5। दोनों बराबर बनेंगे, दोनों बराबर बच रहेंगे। हमने अगर 75 ml ऐड किया तो ये देखो 10 इंटू 0.1V, तो 0.1V यानी 7.5 को 10 से माइनस करोगे तो 2.5, और ये कितना? 2.5। दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो ये कैसा बफर बनेगा? ये बफर बन जाएगा जिसमें दोनों बराबर हैं, और बफर में है कौन कौन? तो H2PO4 माइनस एसिड है, और HPO4 2 माइनस कॉन्जुगेट बेस है। और pH क्या आना चाहिए? pH pKa2 प्लस बेस कॉन्जुगेट बेस, दैट इज HPO4 माइनस 2 अपॉन H2PO4 माइनस। देखो ज़रा, pH दोनों बराबर होंगे तो pH की वैल्यू 7 आ जाएगी। एसिडिक बफर का pH हमेशा एसिडिक होता है? नहीं, एसिडिक बफर है, pH क्या है? 7 है, न्यूट्रल हो सकता है। चलिए अब हम 75 के बाद 100 ml ऐड करते हैं। 100 ml क्या होगा? केवल एक स्पीसीज बचेगी अब तो। 100 ml करोगे तो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बचेगी, और कौन है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज? यहाँ पे देखो HPO4 2 माइनस। इसका pH कैसे बताओगे? pKa2 प्लस pKa3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? तो 11 और 7 18, pH की वैल्यू 9 आ जाएगी। 125 ml ऐड कर दें, 125 ml ऐड कर दें। अब बफर बनेगा, और इस बार बफर में HPO4 2 माइनस, और कौन है? हाँ, और है फॉस्फेट आयन। pH pKa3 प्लस लॉग ऑफ फॉस्फेट आयन डिवाइड बाई HPO4 माइनस 2। pKa3 कितना? तो 11, और ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर आएगी, 125 लिया है तो ये वैल्यू आ जाएगी, pH की वैल्यू 11। फिर 150 ml पे पूरा ख़त्म। क्या बनेगा? केवल Na3PO4 बचेगा, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस होगा। और फॉस्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी करोगे? PO4 3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वो तो मिलीमोल्स आएंगे, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताओगे?
तो 150 ml ऐड कर चुके हो और पहले से कितना था 50 ml, वॉल्यूम कितनी हो गई 200 ml और मिलीमोल कितने हैं 5, 5/200, तो ये आ जाएगा 5/200। पीएच कैसे बताओगे? तो एनानिक हाइड्रोलिसिस का केस है, हम केवल पहली हाइड्रोलिसिस कंसिडर करते हैं, तो पीएच इज हाफ pKw प्लस pKa3। ध्यान रखना, जब ये हाइड्रोलाइज करेगा तो pKa3 आएगा और log ऑफ C आएगा। तो pH की pKw देखो कितना 14, pKa3 कितना 11, 14 और 11 25 और ये वैल्यू 1/40 आ रही है। 25 माइनस log 25 प्लस log 1/40, log 1/40 को माइनस log 40 करोगे, log 40 कितना होता है? तो 4 × 10, log 4 होता है 0.6, तो log 40 हो गया 1.6, तो 25 माइनस 1.6 दैट इज 23.4। हाँ है ना 20। अरे बट यहाँ एक दिक्कत आएगी, H यहाँ फॉर्मूला यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि √KH/C की वैल्यू देखोगे कि √KH/C की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा आएगी। √KH/C, KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ पहले? KH कितना 10⁻³ आ रही है KH। KH कैसे बताओगे? तो pKa3 पता है 11, तो Ka3 कितना 10⁻11, उसको Kw से डिवाइड कर दोगे तो KH 1 आ जाएगा। अब √KH/C चेक कर लो, √KH/C तो 10⁻³ का स्क्वायर रूट, ये देखो कितना आ रहा है 40 × 10⁻³ का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू कितनी आ रही है 4 × 10⁻² कर देंगे 0.2 आ रही है। हाँ है ना, 0.2 पे फॉर्मूला वैलिड है? नहीं, फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। KH की वैल्यू पता है और क्वाड्रेटिक सॉल्व करके pH बताना। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली आपको ये क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करा के ही pH बता पाओगे। सर उसी के कॉन्सेंट्रेशन में मिलीमोल 5 कैसा है? मिलीमोल देखो 5 ही बचेगा ना, H3PO4 के मिलीमोल 5 ही थे, H3PO4 के मिलीमोल 5 ही थे। अब अगर अल्टीमेटली जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो देखोगे कि हमने अगर 150 ml ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 150 ml ऐड करोगे तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू 5 ही आएगी, क्योंकि ये जो भी H3PO4 था वो सारा Na3PO4 में चला जाएगा। ठीक है, इसका अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा, इसमें 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, 3 इक्विवेलेंस पॉइंट। फर्स्ट ये वाला है लगभग 5 पे आया है, दूसरा 9 पे आया और तीसरा 11.66 पे आएगा। तीसरा इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। और जो ये 25-25 से पुट करोगे तो ये कह सकते हैं कि ये पहला फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये सेकंड हाफ है, ये थर्ड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे। अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट तक जाना है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट चाहिए तो कौन सा बफर लोगे? सॉरी कौन सा इंडिकेटर लेंगे? मिथाइल ऑरेंज, याद करो pH रेंज इस केस में इसमें आता था। और ये चाहिए तो क्या लोगे? अरे नैप्थेलीन नहीं, फेनोप्थेलीन। और ये चाहिए तो अगर कोई बेसिक जोन वगैरह लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे। ध्यान देने वाली बात है, जे एडवांस के पर्पज से एकदम ध्यान देने वाली बात है कि तीनों इक्विवेलेंस पॉइंट में अगर H3PO4 का टाइट्रेशन किया जा रहा है या एक ही एसिड का पॉलीबेसिक एसिड का टाइट्रेशन किया जा रहा है तो तीनों इक्विवेलेंस पॉइंट इक्वल वॉल्यूम के इंटरवल पे आएंगे। हाँ है ना, जे एडवांस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 इक्विवेलेंस पॉइंट आए हैं और ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो अगर ये तीनों बराबर है तभी ये क्या हो सकता है? तीनों बराबर हैं तभी ये एक पॉलीबेसिक एसिड का केस या पॉलीप्रोटिक एसिड का केस हो सकता है। आई बात समझ में? तीनों बराबर आने चाहिए। अगर तीनों बराबर नहीं आता है
तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलीबेसिक का केस नहीं, तीनों बराबर नहीं आ रहे तो हो सकता है कुछ और हो, पर ये पॉलीबेसिक एसिड तो नहीं हो सकता। अगर कोई डाइबेसिक एसिड है तो डाइबेसिक का पहला इक्विवेलेंस पॉइंट मान लो VML पे आ गया, तो दूसरा कितने पे आना चाहिए? 2V पे आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये दोनों जो ये इक्विवेलेंस पॉइंट जो आएंगे उनमें इंटरवल्स बराबर होना चाहिए। चलिए एक ऐसा ही सवाल है, पुराना क्वेश्चन आया हुआ है कि द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द टाइट्रेशन ऑफ, केमिस्ट्री ओलंपियाड का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द टाइट्रेशन ऑफ, ये कर्व है और आपको बताना है कि ये किसका टाइट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्व दिया हुआ है, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट दिख रहा है, कितने पे आ रहा है लगभग? लगभग कितने पे? 60 पे आ रहा है, अरे हाँ है ना। दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट्स देखो कितने पे आ रहा है, लगभग 100 पे आ रहा है, हाँ है ना। क्या ये एक डाइप्रोटिक एसिड हो सकता है? नहीं, डाइप्रोटिक में पहले अगर 60 पे आए तो दूसरा कितने में आना चाहिए? 120 पे आना चाहिए। क्या ये एक 2 मोनोप्रोटिक एसिड्स हो सकते हैं विद सेम के बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन? 2 मोनोप्रोटिक एसिड्स विद सेम के बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। के अगर सेम है तो दोनों का जो ये इक्विवेलेंस पॉइंट आना चाहिए वो बहुत पास पास आना चाहिए, और ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। सर आपने ये कैसे कहा? अगर देखो से 2 डिफरेंट मोनोप्रोटिक एसिड्स होते हैं तो दोनों का के सेम है, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस क्या है? डिफरेंट है। अब के बराबर है तो जब दोनों का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा उसका pH आना चाहिए कितना? तो उसका pH लिखोगे कि pH इज हाफ pKa प्लस pKw प्लस pKw प्लस pKa प्लस लॉक्सी। तो अगर ये दोनों टर्म सेम हैं तो लॉक्सी की वजह से कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत वैरी करेगी, तो भी pH तो सेम ही आना चाहिए, लगभग सिमिलर आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन 10 गुनी डिफर करती है तो pH की वैल्यू 1 से डिफर करेगी, 100 गुनी डिफर करेगी तब जाके pH की वैल्यू कितने से डिफर करेगी? 2 से डिफर करेगी। 10,000 गुनी डिफर करती है, अगर 10,000 गुनी डिफर करती है तो pH की वैल्यू कितने से डिफर करेगी? 4 से डिफर करेगी। अब अगर ये 10,000 गुनी डिफर करेगी तब pH की वैल्यू कितने से डिफर करनी चाहिए? 4 से डिफर करेगी। और जब कॉन्सेंट्रेशन 10 गुनी डिफर करेगी तो ये वॉल्यूम भी तो 10, कंसंट्रेशन अगर 10,000 गुने डिफर करेगी तो ये वॉल्यूम का डिफरेंस भी तो 10,000 गुने का होना चाहिए, वो तो है नहीं। आई बात समझ में? यस सर। जेड केमिस्ट्री ओलंपियाड के बहुत जबरदस्त सवाल है, तो आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट इस तरीके से करोगे। अब देखो 2 मोनोप्रोटिक एसिड विथ डिफरेंट के बट सेम कॉन्सेंट्रेशन, ये 2 मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं विथ डिफरेंट के बट सेम कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट के बट सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो अगर डिफरेंट के है तो पहले कौन सा डिसोसिएट होना चाहिए, कौन सा कंज्यूम होना चाहिए? जो वीक है। उसके बाद जब वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा तब स्ट्रांग वाला कंज्यूम होगा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर आने चाहिए, सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो। सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो दोनों की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल आ जानी चाहिए। 2 मोनोप्रोटिक एसिड विद डिफरेंट के एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर 2 मोनोप्रोटिक एसिड्स होते हैं विद डिफरेंट के बट सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है और डिफरेंट के है तो पहले वीक वगैरह कंज्यूम होना चाहिए, फिर उसके बाद स्ट्रांग वगैरह कंज्यूम होना, सॉरी पहले स्ट्रांग वगैरह कंज्यूम होना चाहिए और उसके बाद वीक वगैरह कंज्यूम होना चाहिए। स्ट्रांग एसिड आसानी से H+ देता है तो स्ट्रांग वगैरह कंज्यूम होना चाहिए, उसके बाद वीक वगैरह। और अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये दोनों में इंटरवल तो बराबर ही आना चाहिए, हाँ है ना। दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो अगर वीक एसिड के N मोल है और जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उसके भी N मोल है तो दोनों में NN यूज होना चाहिए। चौथा पॉइंट देखो,
टू मोनोप्रोटिक एसिड विद डिफरेंट के एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा हो सकता है? टू मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं और दोनों का डिफरेंट के है और दोनों की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो के भी डिफरेंट है और कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है, तभी ऐसा ग्राफ आ सकता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने जब ये आया था तो पहला क्वेश्चन डाइप्रोटिक एसिड, 2 इक्वेलेंस पॉइंट है, डाइप्रोटिक एसिड मार्क के निकल गए थे, बट डाइप्रोटिक एसिड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास एंड करते हैं।